नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोटेशनल मोशन के नेक्स्ट लेक्चर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, है ना। दो बार हमको टॉर्क पढ़ना है। एक बार हमको टॉर्क अबाउट अ पॉइंट पढ़ना है, देन उसके बाद हमको टॉर्क अबाउट एन एक्सिस भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टॉर्क अबाउट अ पॉइंट की। तो पहले तो ये समझ लें टॉर्क का मतलब क्या होता है। तो ये जो टॉर्क लिखा हुआ है इसका मतलब होता है रोटेशनल कैपेबिलिटी ऑफ अ फोर्स। जो फोर्स रोटेशन क्रिएट करने में जितना ज्यादा कैपेबल होगा, हम बोलेंगे उसका टॉर्क उतना ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। अगर कोई फोर्स जितना ज्यादा रोटेशन डेवलप कर सकता है या जितना फास्ट रोटेशन करवा सकता है, जो रोटेशनल कैपेबिलिटी होती है एक फोर्स की, उसको टॉर्क बोला जाता है। अब क्या कुछ आधा अधूरा सा समझ में आया होगा, मुझे पता है। तो एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखो, मान लो ये कोई रॉड है, ठीक है। ये कोई सिंपल सी रॉड थी और यहां पर लगा दिया मैंने क्रॉस। क्रॉस का मतलब समझते होगे कि नहीं, पता नहीं। क्रॉस का मतलब है यहां पर ना मैंने ऐसे खील ठोक दी, ठीक। ये रॉड थी और इस बोर्ड में क्या काम किया मैंने, रॉड के एक एंड से ऐसे खील ठोक दिया, ऐसे फिक्स कर दिया रॉड का एक एंड। तो अब जो ये जो रॉड है इसका ये वाला एंड फिक्स्ड है, ठीक है। अब रॉड का अगर ये एंड फिक्स हो चुका है तो रॉड कैसे घूम सकती है, ऐसे घूम सकती है। थोड़ी देर के लिए mg को नेग्लेक्ट कर दो, बिना mg के समझाते हैं, नहीं तो फिर mg आपको कंफ्यूज करेगा। तो कहानी कुछ ऐसी है कि इस चैप्टर के पहले पहले तक हम ये माना करते थे कि अगर किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हम ये बोलते थे कि वेक्टर f आप ऐसा दिखाएं, या फिर वेक्टर f आप यहां पे दिखाएं, या फिर वेक्टर f आप यहां पर दिखाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम ये बोला करते थे। हम बोलते थे कि वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इट्स लेंथ। वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है, इससे वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्नीट्यूड भी वही है, डायरेक्शन भी वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इस चैप्टर में आते हैं तो हमको ये चीज रियलाइज हो जाती है कि इस चीज से थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है। और वो क्या फर्क पड़ता है समझते हैं। मान लो वेक्टर f मैंने यहां लगाया होता और वेक्टर f मैंने यहां पर भी लगाया होता। दोनों एक साथ नहीं लगा दिए। एक बार मैंने वेक्टर f यहां लगाया, एक एक्सपेरिमेंट किया, देन उसके बाद मैंने वेक्टर f वहां लगाया, दूसरा एक्सपेरिमेंट। तो सिंपल कॉमन सेंस से आप बता सकते हो कि ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में किस एक्सपेरिमेंट में रॉड इजीली रोटेट हो जाएगी, कौन सा होगा, ये वाला। सिंपल सी बात है। यहां से फोर्स लगाऊंगा तो रॉड बड़ी आसानी से घूम जाएगी, यहां से फोर्स लगाऊंगा तो थोड़ी मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे अगर आप फील नहीं ले पा रहे हो टॉर्क की, तो भाई ऐसे फोर्स लगा दो, ये यहां से पहला एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक्सपेरिमेंट। सिंपली सोचो ना, ये बड़ी भारी सी रॉड है, आप इसको यहां से पकड़ के घुमाना चाह रहे हो, है ना, यहां से पकड़ के घुमाना चाह रहे हो, तो केस नंबर 1 था। और यहां से पकड़ के घुमाना चाह रहे थे तो केस नंबर 2 था। तो इसी में कम मेहनत लगेगी ना, यहीं पर रॉड बहुत इजीली घूम जाएगी ना। तो कौन सा फोर्स इन दोनों में से ज्यादा केपेबल है घुमाने के लिए, ये वाला। तो हम बोलेंगे इसका टॉर्क ज्यादा है, हम बोलेंगे इस वाले फोर्स का टॉर्क ज्यादा है, क्योंकि क्योंकि इस वाले फोर्स की रोटेशनल कैपेबिलिटी जो है वो ज्यादा है। एक और केस, मान लो किसी इंसान ने आकर के इस कील के ऊपर ही फोर्स लगा दिया, या कीला ठोका है ना दीवार में, है ना, एक नेल फिक्स किया है दीवार में। अब मान लो किसी इंसान ने यहीं पर ऐसे फोर्स लगा दिया, तो क्या रॉड घूमेगी? बिल्कुल नहीं घूमेगी। एक्सेस पे ही आपने अगर फोर्स लगा दिया, जिस पॉइंट से इसको फिक्स कर रखा है, फिक्स्ड है ये पॉइंट, एकदम फिक्स्ड है। अब अगर यहीं से आप फोर्स लगा दोगे तो रॉड घूमेगी क्या? बिल्कुल नहीं घूमेगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस वाले फोर्स की रोटेशनल कैपेबिलिटी क्या है? जीरो है। मतलब इस वाले का टॉर्क जीरो है। तो ये होती है टॉर्क की फीलिंग। टॉर्क का कुछ ऐसा मतलब होता है।
जो फोर्स जितना जल्दी रोटेशन या जितना इजीली रोटेशन प्रोवाइड कर सकता है उसका टॉर्क हम ज्यादा मानते हैं। तो टॉर्क बेसिकली क्या बताता है, किसी फोर्स की रोटेशनल कैपेबिलिटी। तो केस नंबर 1, 2 और 3 में इसका जीरो टॉर्क हो जाएगा क्योंकि ये घुमा नहीं सकता और सबसे ज्यादा टॉर्क इसका माना जाएगा। तो ये मान के चलते हैं कि टॉर्क से रिलेटेड आपको थोड़ी बहुत फील आ गई होगी। अब जरा इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं क्योंकि फीलिंग से क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व होता है। क्वेश्चन के लिए तो फॉर्मूला चाहिए होगा। तो देखिए फॉर्मूला कुछ इसका ऐसा है, ये कोई था पॉइंट P और यहां कहीं था पॉइंट O। पॉइंट P पर एक फोर्स लग रहा था, दैट फोर्स वाज वेक्टर F, एंड पॉइंट O से पॉइंट P तक एक वेक्टर R हमने ड्रॉ किया। अब यहां O क्या है, P क्या है, जरा समझते हैं। P का मतलब यहां पर होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट को P बोला जाता है। फिर ये O क्या है, O भी लिखते हैं। O है पॉइंट अबाउट विच टॉर्क इज टू बी कैलकुलेटेड। पॉइंट P पर फोर्स लग रहा है और इस पॉइंट के अबाउट हमको टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो एक बात आप ध्यान रख लें, जिस भी पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है, आप ये इमेजिन कर लेना कि उस पॉइंट पर एक नेल फिक्स कर रखा है। सिंपल। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको फील लेने में, थोड़ा समझने में इजी लगेगा। तो जिस भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछा है, आप मान लोगे कि यहां पर एक नेल फिक्स्ड है। सिंपल, यहां पर एक नेल फिक्स्ड है, ये इसके अबाउट ऐसा घूमेगा, अगर घूमेगा तो ये आपको सोचना है। तो हम किसके अबाउट टॉर्क लिखना चाह रहे हैं, O के अबाउट। तो O के अबाउट जो टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला होता है वेक्टर R क्रॉस F। फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर R क्रॉस F। ये वेक्टर R बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। वेक्टर R हमेशा O से स्टार्ट होता है और P पे जाके खत्म होता है। वेक्टर R विल ऑलवेज टर्मिनेट, कहां खत्म होगा, हमेशा P पे जाकर के। P कौन है, वो पॉइंट जिस पर फोर्स लग रहा था। तो चाहे तो हम लिख भी सकते हैं दैट वेक्टर R विल ऑलवेज टर्मिनेट एट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। वेक्टर R विल ऑलवेज टर्मिनेट एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये भी लिख ही लेते हैं, क्या जा रहा है। तो ये कुछ ऐसा होता है, ये इसकी थ्योरी होती है। कहने का मतलब ये है, जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपको क्लियर होना चाहिए अच्छे से कि पॉइंट P किधर है, पॉइंट O किधर है, वेक्टर R कैसा है, वेक्टर F तो आपको पता ही होगा। ये दो पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ये वेक्टर R बड़ा जरूरी है। अगर किसी ने गलती से ऐसा वेक्टर R बना दिया तो उसका आंसर गलत हो जाएगा। तो देखते हैं, इस पे क्वेश्चन भी देखते हैं अभी, तो और अच्छे से क्लियर होगा। जरा वीडियो पॉज करके इतना लिख लें, ऊपर का तो लिख ही लिया होगा आपने, ये और लिख लो। लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए अभी अभी जो आपने फॉर्मूला देखा, इस फॉर्मूले को देखने का भी दो नजरिए होते हैं। तो हमने अभी अभी देखा टॉर्क जो होता है, देखो टॉर्क को ना ऐसे लिखा जाता है, इसका सिंबल टाउ होता है, इसको टाउ पढ़ते हैं। छोड़ो नाम में क्या रखा है, ये ऐसे लिखा जाता है, ये आप समझ जाओ। तो टॉर्क का फॉर्मूला अभी अभी आपने देखा, वेक्टर R क्रॉस F था। इसको हम दो तरीकों से समझ सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं सिर्फ। एक ऐसे भी लिखा जाता है, A क्रॉस B जानते होंगे ना आप, A क्रॉस B, A B साइन थीटा होता है, तो वही ऐसे भी आप लिख सकते हो।
या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात तो है, लेकिन दोनों के डायग्राम डिफरेंट हो जाएंगे। इसका डायग्राम समझते हैं। तो ये था वेक्टर आर, यहां था पॉइंट पी, मान लेते हैं ऐसा फोर्स लग रहा है एफ, और यहां कहीं है पॉइंट ओ। किसके अबाउट टॉर्क लिख रहा हूं मैं? ओ के अबाउट। ध्यान से समझना, अब फील वाली बात कर रहा हूं मैं, है ना, भावनाएं हैं यहां पर। देखो मैं पी के अबाउट अगर टॉर्क, सॉरी, अगर मैं ओ के अबाउट टॉर्क लिख रहा हूं, पॉइंट पी पर फोर्स लग रहा है, और अगर मैं ओ के अबाउट टॉर्क लिख रहा हूं, तो मुझे ये इमेजिन कर लेना है कि यहां पर एक कील ठोक रखी है और ये एक रॉड है। भले रॉड वहां पर हो चाहे ना हो, भले वहां पर कील ठुकी हो चाहे ना ठुकी हो, ये रॉड भले यहां पर हो ना हो, यहां पर नेल से इसको फिक्स किया हो ना हो, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऐसा ही मानना है, अज्यूम करना है, इमेजिन करना है। जरूरी नहीं है ऐसा हो रहा हो, है ना, जरूरी नहीं है कि यहां पर रॉड होती हो, क्या पता है खाली जगह हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप सही से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो आपको ऐसा मानना चाहिए, तो जल्दी आंसर आते हैं। ठीक है, तो ये अभी मैं मिटा दूंगा, बस मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिखा है इसको। तो पॉइंट पी पर फोर्स लग रहा था, ओ के अबाउट मुझे टॉर्क लिखना था, तो मैंने क्या काम किया, मैंने मान लिया कि ये कोई रॉड है ऐसी, और यहां से इसको ऐसा फिक्स करके रखा है। ठीक, अब सिंपल सी बात है, अगर इसको थीटा बोल दिया जाए और एफ के हम दो कंपोनेंट कर दें, एक आ जाएगा एफ कॉस थीटा और दूसरा आ जाएगा एफ साइन थीटा, एक आ जाएगा एफ कॉस थीटा, दूसरा आ जाएगा एफ साइन थीटा। आप अपनी अंतरात्मा से सवाल पूछो कि अगर ये रॉड ऐसी होती तो इस रॉड को घुमाने का काम कौन करेगा? ऑब्वियसली एफ साइन थीटा। ये थोड़ी घुमा सकता है रॉड को, है ना, ये तो रॉड को खींच रहा है। सोचो ना, इमेजिन करो ना, रॉड इस पॉइंट से फिक्स है, ये फोर्स क्या कर रहा है, ये फोर्स तो रॉड को खींच रहा है, ऐसा रॉड को ऐसा खींचता है ये फोर्स, है ना। लेकिन ये फोर्स क्या कर रहा होगा, ये फोर्स इसको घुमाने की बात कर रहा होगा। तो ये घूमेगा किसकी वजह से? ये रॉड घूमेगी एफ साइन थीटा की वजह से, इसलिए यहां पर एफ साइन थीटा आया है। और जो एफ साइन थीटा है वो एक्चुअली में परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, देख सकते हो, रॉड पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट था एफ साइन थीटा। इस वजह से इसी फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हो, टॉर्क अबाउट ओ इज इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। देख लो ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही तो है ना एफ साइन थीटा, तो एफ साइन थीटा की जगह एफ परपेंडिकुलर रख दिया। तो ऐसे समझा जा सकता है टॉर्क को। एक और तरीके से समझ सकते हैं, इस तरीके से, ये भी देख लेते हैं। फिर से सेम डायग्राम, यहां पॉइंट ओ था, यहां पॉइंट पी था, इस पॉइंट पर ऐसा फोर्स लग रहा था एफ, ये क्या था, वेक्टर आर, दिस इज थीटा। अब मैं बात कर रहा हूं आर साइन थीटा की। तो देखो, अगर ये आर है ना, अगर ये आर है तो ये क्या हो जाता होगा, ये हो जाता होगा आर साइन थीटा। तो आर साइन थीटा बेसिकली क्या हो गया, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ना, जिस लाइन में फोर्स लग रहा था उस लाइन का है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ से, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो मेरा कहने का मतलब बड़ा ही सिंपल है कि अगर आपसे आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में आंसर पूछा जाता है तो आप एकदम बेसिक से चले जाओगे, कैसे, आर क्रॉस एफ से, आई जे के में इसमें आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जाता है तो मैग्नीट्यूड आप दो तरीकों से निकाल सकते हो, या तो आर इंटू एफ परपेंडिकुलर कर दो, या फिर आर परपेंडिकुलर इंटू एफ कर दो। तो वीडियो पॉज करेंगे, इतना और लिखेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक दो सिंपल से क्वेश्चन देखते हैं इसको रिलेट करते हुए।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, मान लेते हैं कोई रॉड है, ठीक है, ये मान लिया मैंने कोई दीवार थी, वॉल है ये, वॉल से इस रॉड पर एक नॉर्मल आ रहा होगा एंड वॉल से ही इस रॉड पर एक फ्रिक्शन भी आ रहा होगा एंड इस दीवार से रॉड के उस एंड तक हमने एक रस्सी बांध दी है ऐसी, तो इस रस्सी में टेंशन T होता होगा एंड दिस एंगल इज थीटा। और क्या आता होगा, नीचे इस पे mg आता होगा, रॉड की जो लेंथ है वो L दी हुई है, और मान लेते हैं ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट A है, तो हमसे बोला जाता है कि कैलकुलेट टॉर्क अबाउट A। इस पॉइंट A के अबाउट टॉर्क क्या होगा, ये हमसे पूछा जाता है। तो देखो सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल, ध्यान से सुनना, थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो। तो बात बड़ी सिंपल सी है, जिस पॉइंट के अबाउट आपसे टॉर्क पूछा जाएगा आप यही इमेजिन करोगे कि उस पॉइंट पर आपने एक कील ठोक दी, आपको यही इमेजिन करना है। आपको ये मान के चलना है कि अगर मैं टॉर्क A के अबाउट लिख रहा हूं तो इस पॉइंट को हमने एक नेल की हेल्प से फिक्स कर दिया है, एकदम फिक्स्ड है ये पॉइंट, ठीक है। तो आपको यही मानना है A कैसा है, फिक्स्ड है। तो देखिए अगर पॉइंट A पर आपने नेल की हेल्प से रॉड को फिक्स कर दिया है तो क्या ये फोर्स कोई काम का होगा, नहीं होगा भाई। इस एंड को आपने फिक्स कर दिया, ये एंड आपने एकदम फिक्स कर दिया है, अब यहां आप चाहे जितना फोर्स लगा लो ये मूव कर ही नहीं सकता। तो ये एंड अगर फिक्स हो चुका है तो नॉर्मल का टॉर्क भी जीरो होगा और फ्रिक्शन का टॉर्क भी जीरो होगा। समझने का एक तरीका ये, समझने का दूसरा तरीका, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगा दो, है ना। तो इस फोर्स का इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, जीरो, इस फोर्स का भी इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, जीरो, तो वही 0 0 लिखा है। तो ये दोनों फोर्स यूजलेस हो गए, इनका कोई काम नहीं है। फिर बारी आती है mg की, बारी आती है mg की। तो देखो mg का टॉर्क लिख रहा हूं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि कितना होगा, L/2। तो mg का टॉर्क लिखा mg L/2, ये हो गया। अब इसका टॉर्क लिखूंगा टेंशन का, तो टेंशन का टॉर्क ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, इसके हम कंपोनेंट कर देंगे। हम एक बोल देंगे T cos थीटा और एक बोल देंगे T sin थीटा, और फिर से हम वही लॉजिक लगाएंगे कि ये जो रॉड है इस रॉड को घुमाने का काम कौन कर रहा होगा, T sin थीटा। ये थोड़ी घुमा सकता है, ये तो रॉड को धक्का मार रहा है बस। तो सिंपल हम कौन सा लॉजिक यूज कर रहे हैं, ये वाला, R मल्टीप्लाइड बाय F परपेंडिकुलर। तो टेंशन का जब मैं टॉर्क लिखता तो यही है ना परपेंडिकुलर, तो इसी का टॉर्क आएगा बस। तो उसका हो जाएगा T sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय, ये कितना है, ये L है, इतना हो गया। अभी साइन भी सोचने होते हैं कि कौन सा टॉर्क पॉजिटिव होगा और कौन सा टॉर्क नेगेटिव होगा। तो फंडा बड़ा सिंपल सा है, अगर कोई टॉर्क आपको क्लॉकवाइज दिखता है तो उसमें आप नेगेटिव लगाओगे, और अगर कोई टॉर्क आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखता है तो उसमें आप पॉजिटिव लगाओगे। अब इस चीज का क्या मतलब हुआ, ध्यान से समझ लो। देखो मैग्नीट्यूड तो आप समझ ही गए हो, डायरेक्शन भी अच्छे समझ लो। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि ये mg क्या चाहता है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि mg क्या कोशिश कर रहा है, mg की क्या इच्छा है। mg यहां पर रॉड को क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रॉड घूम रही है, ठीक है, इस चीज से कंफ्यूज मत होना। मैं ये नहीं कह रहा हूं रॉड घूम रही है, मैं बस इमेजिन करने की बात कर रहा हूं।
मैं कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ mg को मान करके सोचो, ठीक है। तो आते हैं वापस डायरेक्शन पे। देखो मैं mg का डायरेक्शन आपको सिखा रहा हूं, तो जब मैं आपको mg का जो टॉर्क लिखा है उसका डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है, सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे फोकस रखना है कि ये mg क्या चाहता है। तो ये mg इस रॉड को कैसे घुमाना चाहेगा, ऐसा। इस डायग्राम में अगर आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाती है तो आप अलग से डायग्राम बना सकते हैं। ये रॉड है, ये कील ठोक रखी है। अब आप सिंपली सोचो ना, अगर इस पर सिर्फ mg होता, सिर्फ mg होता तो रॉड कैसे घूमती, ऐसे ही घूमती ना। तो ये mg इस रॉड को कैसा घुमाना चाहता है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन। ऐसी टेंशन का भी आप सोच सकते हो, ये जो टी साइन थीटा था, ये टी साइन थीटा इस रॉड को कैसा घुमाना चाहता है, ऐसा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लिखते हैं, तो क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव। ध्यान रखना है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, कोई बच्चा ये ना सोचे कि रॉड घूम रही है ना। जरूरी नहीं है कि रॉड घूम रही हो, वो तो क्वेश्चन में दिया होगा, घूम रही होगी तो लिखा होगा क्वेश्चन में, नहीं घूम रही होगी तो वो भी लिखा होगा क्वेश्चन में। तो ये सिर्फ इमेजिन किया है हमने, जरूरी नहीं है रॉड घूम रही हो, हमने सिर्फ ये सोचा है कि mg क्या कोशिश कर रहा है। तो mg की कोशिश है क्लॉकवाइज घुमाना, और टेंशन की कोशिश थी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। तो यहां पर जो ये साइन आता है ना, ये साइन कोशिश से आता है कि कौन सा फोर्स क्या कोशिश कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर साइन ऐड किया जाता है। तो वीडियो पॉज करें, इतना नोट करें। मान के चलते हैं आपने लिख लिया होगा, ये और लिख लो लिखना चाहो तो, और यहां आप चाहो तो ऐड भी कर सकते हो, क्या कि क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, एंड ये साइन कन्वेंशन हम फॉलो करते हैं, जैसे नहीं राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव मानते हैं, वैसे ही इसको भी हम फॉलो करते हैं, क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो आप लिख लो आराम से, वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो मान के चलते हैं आपने लिख लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट साइड हेडिंग आएगी अपनी, जो कि है टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैसे लिखा जाए वो हम समझते हैं। तो इसमें डायरेक्टली मैं एक आपको एग्जांपल की हेल्प से समझा रहा हूं। देखो मान लो ये वाई एक्सिस था और यहां कहीं पर कोई पॉइंट था, पॉइंट था 3,4, और मान लेते हैं इस पॉइंट पर कोई फोर्स लग रहा है ऐसा, वेक्टर एफ, जो कि है 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ऐसा कुछ है। ये वाई एक्सिस है, ये पॉइंट है 3,4, और उसी पॉइंट पर ये फोर्स लग रहा है। दिस इज पॉइंट P, P मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और हमसे बोला जाता है कि टॉर्क अबाउट वाई एक्सिस बता दो। हमसे बोला जाता है टॉर्क अबाउट वाई एक्सिस बता दो। तो ध्यान से समझ लेना, वैसे इस पे काफी कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन आजकल कोई भरोसा नहीं है, पेपर बनाने वालों को कुछ भी पूछ लेते हैं। अभी तक तो बहुत ही कम क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आप इस फोर्स का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हो, तो उसका ये फंडा होता है कि आप इस फोर्स का टॉर्क इस एक्सिस में बैठे हुए अपने मनपसंद पॉइंट के अबाउट निकाल लो। नहीं पढ़ा होगा पल्ले, फिर से बोलते हैं। अगर आप इस फोर्स का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हो, तो आप इस एक्सिस पे अपनी मर्जी का कोई भी एक पॉइंट मान लो। तो मान लेते हैं मैंने अपनी मर्जी का यहां पर एक पॉइंट मान लिया, दैट इज पॉइंट O, ठीक है। तो थ्योरी ये कहती है कि इस एक्सिस में अपनी मर्जी का आप कोई भी एक पॉइंट मान लो, दैट इज पॉइंट O, और आप इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख दो, और आप इसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख दो, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको टॉर्क अबाउट O लिखना है।
टॉर्क अबाउट जब मैं ओ लिखूंगा तो मेरा आंसर आएगा समथिंग आई कैप, समथिंग जे कैप, समथिंग के कैप, ऐसा कुछ आंसर आएगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर नहीं होगा, मेरा फाइनल आंसर सिर्फ इतना होगा। क्यों? क्योंकि मुझसे टॉर्क अबाउट वाई एक्सिस पूछा गया है। अगर मुझसे कोई बोलता है कि टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस बता दो, तो मेरा फाइनल आंसर सिर्फ इतना होता। तो जरा मैं आपको करके बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा और बाकी अभी सॉल्व करके क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लिखना था टॉर्क अबाउट वाई एक्सिस, तो मैंने वाई एक्सिस पर अपनी मर्जी का एक पॉइंट मान लिया, और वो पॉइंट सब जानते हैं, सबका फेवरेट पॉइंट 0,0,0 आता है ना वाई एक्सिस के ऊपर, तो ये मैंने मान लिया। ये क्या हो जाता? ये हो जाता वेक्टर आर। तो वेक्टर आर लिखा मैंने पहले तो, जो कि होगा 3i कैप प्लस 4j कैप, वेक्टर आर लिख दिया। उसके बाद लिखा मैंने टॉर्क का फॉर्मूला, जो कि है वेक्टर आर क्रॉस एफ। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व होता है? डिटर्मिनेंट की हेल्प से। तो आएगा आई कैप, जे कैप, के कैप, वेक्टर आर की वैल्यू 3, 4, 0 एंड वेक्टर एफ दिया है 1, 2, 2, ऐसा कुछ। अब मैं क्या कह रहा हूं, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आई कैप के साथ कुछ मिलेगा, देन आपको जे कैप के साथ भी कुछ मिलेगा, देन आपको के कैप के साथ भी कुछ मिलेगा। अब आई कैप के साथ क्या आएगा उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए के कैप के पास भी क्या आएगा उससे भी आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है टॉर्क अबाउट वाई एक्सिस, कि वाई एक्सिस के अबाउट क्या टॉर्क होगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ना इस चीज से मतलब होना चाहिए, इस चीज से। तो सिर्फ इतना हम सॉल्व करेंगे। तो जे कैप के लिए खोल रहा हूं मैं, तो याद होगा डिटर्मिनेंट भी पढ़ाया था जब वेक्टर पढ़ा रहा था तब। तो जब जे कैप के अबाउट खोलूंगा तो मुझे इनसे कोई मतलब नहीं होगा, 1, 2, 3, 4 इनसे मतलब होता है। तो क्या लिखूंगा? 3 इंटू 2, 6 माइनस इसका प्रोडक्ट 6 माइनस इसका प्रोडक्ट 0, ये होगा, इतना आएगा। तो हम बोल सकते हैं यहां से कि टॉर्क अबाउट वाई एक्सिस जो है वो कितना हो जाएगा, -6j कैप। तो कुछ ऐसे सॉल्व किया जाता है। फिर से समझा दे रहा हूं शॉर्ट में, एक बार और सुन लो चाहो तो अगर आप इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना चाहते हो तो आप इस एक्सिस में अपनी मर्जी का कोई भी एक पॉइंट मान लो, ये इसके अबाउट आप टॉर्क लिख दो, आपका आंसर आएगा आई कैप, जे कैप, के कैप में। अब अगर आपसे पूछा गया है टॉर्क अबाउट वाई एक्सिस बताओ, तो जे कैप वाला आपका फाइनल आंसर है। अगर आपसे बोलता है कि टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस बता दो, तो आई कैप वाला आपका फाइनल आंसर है। तो कुछ ऐसे चीजें यहां पर काम करती हैं। तो वीडियो पॉज करें, इतना लिखना स्टार्ट करें। आज के लेक्चर में इतना ही है, इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मान के चलते हैं लिख लिया होगा आपने इतना, वीडियो पॉज करके बाकी का और लिख लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।